चलो जिनको होगा और साथ में होते रहेंगे। अब नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार नेटवर्क जा रहा है। आज प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। चलो, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था या तो सूरदास के पद, बराबर। तो सूरदास के पद में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, या फिर कल मैंने मुख्य मुख्य बात सूरदास के पद में बता दी थी, बराबर। मेरी बीमारी सामान्य ले ली, वहां तक का 2 दिन पहले ही हो गया था। कल सूरदास के पद हुआ। टोटल मिला के 7 चैप्टर खत्म हुए। तो 7 और 7 चैप्टर का स्वाध्याय आपको कंप्लीट करना है नोटबुक में। जब स्कूल खुले तो ये मत कहना कर दूंगा या कर दूंगी, मुझे तुरंत चाहिए। और अभी से बता रहा हूँ बार बार, लास्ट में आपको महंगा पड़ेगा। इससे बेटर है अभी से एक एक करके लिखते जाना। चलो, चैप्टर नंबर 8 निकाल लीजिए, गुलमत की खिड़की से एक रात। देखो यहाँ पे गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उसमें सरल रखने में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। तो क्या है कि ये मोहन राकेश जो है ना, वो बाहर जाते हैं, यानी वो किसी कारणवश या किसी काम से उनको बाहर जाना पड़ता है। तो वो कहाँ गए हैं, तो वो मतलब एक बार ऐसे ही गुलमर्ग चले गए। यानी किसी देखो, गुलमर्ग का मतलब क्या है, सबसे पहले क्या है भाई, गुलमर्ग का मतलब क्या होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, ओके चलो। ओके, अभी आ जाएगी, टेंशन मत लो। मैं छत पे नहीं था। अभी आएगी कम्प्लीटली। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, तो ये आसाम, आप लोगों ने आसाम नाम सुना है। ये इस राज्य का, इलाके का, एक जगह का मतलब वातावरण दिखाया गया है। तो गुलमर्ग एक ऐसी जगह है, वहाँ पे जो वातावरण है वहाँ पे, मतलब ये आसाम तो आपको पता है, जम्मू और कश्मीर, आसाम में सबसे बर्फ गिरती है ज्यादा। और वातावरण एकदम बड़ा बड़े उस खुले सपाट मैदानों की तरह। और गुलमर्ग में जैसे ऐसा लग रहा हो जैसे गोल्फ खेलने की जगह हो। जैसे आपने गोल्फ देखा है, तो गोल्फ खेलने के लिए जैसे बड़े बड़े मैदान होते हैं, वैसे उधर वो मैदान है, तो गोल्फ खेलने की जगह हो ऐसा हमें नजर आता है। ये जो कवि है, तो एक बार अपने काम से एक बार आसाम चले गए, और वहां पर जाकर वो जहाँ रुके थे, एक होटल में रुके थे, वहां से ये दृश्य उन्हें नजर आया। और उन्हीं दृश्य को उन्होंने एक बार में, किसको ये नींद आ रही है भाई, जल्दी प्रिंस, आ रही है नींद। कट रही है सर। हाँ, आवाज कट रही है सर। अब भी कट रही है यार। अभी तो मैं छत पे आ गया हूँ। अभी दवा बसी तो है नेटवर्क में। हाँ, वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज, क्योंकि वातावरण थोड़ा चेंज हुआ है, कभी कभी बादल छा जाते हैं, तो ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब ऐसा होगा तो मैं फिर सर से सर एकदम क्लियर आ रही है। वो बताया बेटा, इसमें क्या है, किसी को नहीं भी आती है और किसी को कम्प्लीट आ रही है, कोई बात नहीं है, हम फिर से रिपीट करेंगे। तो ये जो मोहन અહીંયા राकेश, દરવાજો ખુલે બેસી તો બધો વાતો કરવા ચાલે ને એટલો ये प्रिंस दर्जी माइक बंद करो बेटा। चलो, तो
ये जो मोहन राकेश है वो एक बार आसाम पहुंच गए और उन्होंने अपने जो होटल का एक कमरा था वहां से साधारण मतलब ये जो मतलब नजारा था वो देख रहे थे। पहली बार तो उनको ये जो मैदान था वो एकदम बड़ा मैदान जैसे वो गोल्फ खेलने की जगह हो। और बस थोड़ी ही देर में उन्होंने ये सारा मैदान और आसपास का इलाका, ये पहाड़ी या फिर ये झरने या फिर जो ये मतलब बर्फ गिर रही थी, ये जो सारी दृष्टि है वो थोड़ी देर में देख लेते हैं। यानी उनको उसमें कोई विशेष नहीं लगा। जैसे कोई खुला मैदान हो, आसपास में सब पेड़ दिख रहे हो और हवाएं आ रही हो, आगे मतलब कहीं बर्फ दिख रहा गिर रहा वैसा नजर आता हो, इसके अलावा और उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। पहली बार में वो मतलब उसको नॉर्मल लिया। पर एक बार उसको क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद, पहले दिन तो उनको कुछ विशेष लगा ही नहीं। एक ही घंटे में या डेढ़ ही घंटे में उन्होंने पूरा गुलमर्ग देख लिया। गुलमर्ग यानी एक स्थान है, आसाम में एक जगह है। तो ये पूरा गुलमर्ग जो है वो 2 ही घंटे में वो देख के वापस अपने कमरे में आ गए। पर अचानक थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, या थोड़े पल के बाद क्या हुआ कि एकदम बादल सा छा गया। सारी जगह में एकदम बादल से छा गए, धुंधला धुंधला वातावरण जैसे अभी वर्षा ऋतु में होता है ऐसा हो गया है। सबसे पहली बात है कि ये जो आसाम का जो इलाका है ना, वहाँ पे क्या होता है, कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। मतलब वैसे वर्षा ऋतु में ही बारिश हो ऐसा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कभी भी बर्फ गिर पड़ती है। तो कभी भी वातावरण जो है मतलब वर्षा ऋतु की तरह एकदम धुंधला सा हो जाता है। वैसे ही वो वातावरण एकदम धुंधला सा हो गया, बिजलियाँ कड़कने लगी, यानी जैसे बारिश आने को और बिजलियाँ होने लगी। तो ये जो कवि है उस टाइम अपने होटल के रूम में खिड़की के पास खड़े थे और खिड़की के पास बैठकर वो अपना हिंदी साहित्य में कुछ लिख रहे थे। तो उन्होंने देख रहे कि बारिश होने की तैयारी में है। तो उनको मजा आया। उस टाइम वो अपने लेखन में इतने व्यस्त थे कि उनको वो वातावरण बहुत ही अनुकूल आया या बहुत मजा आया, क्योंकि ऐसे वातावरण में कवियों को कहानी या काव्य लिखने में बड़ा आनंद आ जाता है और मतलब प्रेरणा मिलती है। जो वातावरण है वो अनुकूल होता है ऐसा। तो मोहन राकेश ऐसे अपने खिड़की में बैठे हुए थे, अचानक मतलब जोर जोर से हवा आने लगी, दूर की डमरियां उड़ने लगी, यानी बिल्कुल बादल आ गया और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई हो ऐसा नजर आने लगा। पहले दूर आपने भी देखा होगा काफी बार कि हमारे यहाँ से दूर, थोड़े दूर, यानी हम देख पाए उतनी ही दूर बारिश है और हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है। ऐसा आपने शायद देखा होगा, और न देखा हो तो कभी देखने का प्रयत्न, और ऐसा मौका आपको भी मिल सकता है कि हम देख रहे हैं कि सामने वाले मतलब सोसाइटी में या सामने वाले थोड़े दूर के इलाके में बारिश हो रही होती है और हमारे इलाके में बिल्कुल एक भी बूंद नहीं गिरती हो। तो वैसा ही नजरिया वहाँ पर भी है। गुलमर्ग में दूर बारिश शुरू हो गई और उसकी भीगी भीगी मिट्टी, यानी जो मतलब मिट्टी भीग जाती है तो जो खुशबू आती है वो लेखक के होटल के दरवाजे तक या होटल के रूम तक आने लगी। तभी ये जो वातावरण था इससे मोहन राकेश को बड़ा मजा आया। ऐसे बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है, तो लेखक ने भी यही सोचा कि अगर, ऐसे तो वो रूम में थे और बारिश इतनी जोर शोर से आती नजर आ रही थी कि उनको लग रहा था कि अभी अभी ये बारिश मेरी ओर आ जाएगी, यानी मेरे कमरे की ओर आ जाएगी, थोड़ी देर में ही बारिश यहाँ पे आ जाएगी और मुझे भिगो देगी। यानी ये जो मतलब बारी है वो अभी बंद नहीं कर रहे हैं, वो बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका मन भी अभी एक बात के लिए ललचा चुका था कि किसी भी तरह वो ये मतलब बारिश आ रही है उसमें मजा ले या बारिश में भीगने का आनंद ले ले। तो तभी उसी बात में अड़े हुए थे कि अभी तैयारी ही है कि अभी बारिश मेरे तक पहुंच चुकी और मुझे भिगो देगी। पर हुआ क्या है, अचानक बारिश एकदम नजदीक आ गई और धीरे 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 उसकी गति जो है वो मंद पड़ने लगी, यानी वो धीमे धीमे बंद होती जाती है। तो ऐसा अचानक वो बारिश जो है वो एकदम
मतलब अंधी हो जाती है। और कवि का जो मन था कि वो बारिश में भीग जाए या बारिश का मजा ले, आनंद ले, वो मतलब राह देखते थे कि अभी बारिश आएगी और मुझे भी अपने अंदर समा लेगी या नहला देगी या भिगो देगी। पर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसा ही ये वातावरण है, जो वातावरण में मतलब उनके एक जो क्षण है कि उन्होंने उस टाइम ये जो वातावरण नजर आया, यानी बारिश होने की तैयारी थी, वातावरण एकदम धुंधला हो गया, तो गुलमर्ग की खिड़की से जो मतलब वो उन्होंने देखा था, जो वातावरण उनको नजर आया था, यानी गुलमर्ग में पहली बार जब वो गए थे तो एक ही घंटे में पूरा गुलमर्ग यानी जो इलाका था या जो मैदान था, आसपास का जो एरिया था, वो एक ही घंटे में घूम के वापस आ गए थे। और इस टाइम उनको जब ये महसूस हुआ, ये बारिश के मौसम में वहाँ का वातावरण का नज़ारा या जो वातावरण सुंदर बन गया था, तो इससे उनको बड़ा आनंद मिला और उन्होंने ये महसूस किया कि गुलमर्ग को कभी हम मतलब पूरा देख ही नहीं सकते, क्योंकि गुलमर्ग का वातावरण है जो हर टाइम या थोड़े थोड़े टाइम में अपना नज़ारा बदलता रहता है या उनमें अनमोल सौंदर्य उभर आता है। ये जो मतलब वो वातावरण के हिसाब से जो सौंदर्य उभर आता है, वो कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चलो, मुख्य विषय मैंने बताया, अभी डिटेल में देख लेते हैं। तो मोहन राकेश इनके लेखक का नाम है। तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है, यानी इसका साहित्य प्रकार या कहाँ से लिया गया है, तो परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग से प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। देखो, इसका साहित्य प्रकार पूछा जाए तो वो है यात्रा वृत्तांत, यानी एक बार यात्रा यानी प्रसंग, मतलब किसी काम से वो बाहर गए थे, उस टाइम जो वर्णन किया है इसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत। तो गुलमर्ग का सारा वातावरण उनको अपने में समाया सा लगता है, यानी गुलमर्ग का जो मतलब वातावरण था वो धीरे धीरे इतना उनको भा गया, इतना मजा आ गया कि जैसे वो अपने में समा गया, यानी वो उस वातावरण में घुल मिल गए, उनको बड़ा आनंद आने लगा। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य उनसे बुलाया ही नहीं जाता। यानी एक रात एक सौंदर्य ऐसा उत्पन्न हुआ, यानी ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ कि वो आज भी उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। देखो, आप लोगों को एक बार नॉर्मल उदाहरण बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ कोई मंदिर हो, उदाहरण के लिए जैसे बाहर में गायत्री मंदिर है, तो अगर कोई बाहर से आएगा तो उस मंदिर को देखेगा, वहां बैठेगा, थोड़ी देर घूमेगा, मतलब उसका आनंद लेगा। और जो बाहर वाले हैं, जो प्रॉपर वहां रहते हैं, उनके लिए मतलब उस मंदिर में कुछ देखने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार वो मंदिर देखा है और उनसे वो उदासीन हो गए, यानी फिर उनमें मतलब उनको कोई रस या दिलचस्पी नहीं रहती है। बार बार देखने से उनके मतलब जो सौंदर्य है उनके पता ही होता है, तो उसके बारे में ज्यादा मजा उनको नहीं आता। फिर ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि मतलब वो उनसे हम मतलब ऐसे वातावरण से हम उदासीन हो गए हैं। वैसे ही बहुत सारी जगहों पर ऐसा ही होता है, एक बार जब देखते हैं तो मजा आता है, और दो बार तीन बार या चार बार देख लेते हैं तो उसमें हमें कोई मजा आता नहीं। और ये जो गुलमर्ग है, आसाम के एक जगह है गुलमर्ग, वो ऐसी जगह नहीं है। आप जितनी भी बार देखोगे ना, तो वो अलग सा नजारा है, अलग ही दिखती है, या उसका वातावरण के हिसाब से वो अपना रूप रंग बदलती रहती है। तो इसलिए वो मतलब विशिष्ट है, कुछ अलग है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी साधारण असाधारण नहीं लगा। एक खुला सा बड़ा मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस। देखो, ये मतलब जब पहली बार कभी गए थे तो उन्होंने क्या देखा या क्या महसूस हुआ, तो वो गुलमर्ग गए तो उन्हें कुछ नहीं, वो बड़ा सा खुला मैदान था जहाँ पे मतलब गोल्फ या क्रिकेट खेलने के लिए काम आया था। फिर देवदारू यानी एक प्रकार के एक वृक्ष है जो मतलब बर्फीले इलाकों में होते हैं। फिर
बस घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखा है, यानी 1 घंटे में ही कभी साला गुलमर्ग देख के वापस आ गए, क्योंकि वहाँ की थोड़ी सी पहाड़ियाँ, बर्फ की जगह था वो, ये वो छोटे बड़े पेड़ और खुला खुला मैदान, ये सब था वो, मतलब देखा और वापस। उनको मतलब उसमें कोई विशेष नजर नहीं आया, पर विशेषता उनको तब नजर आई जब वो मतलब अपने साहित्य में लिख रहे थे और वातावरण कुछ चेंज हुआ, और जो वातावरण चेंज होने से प्रकृति में जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ, उनसे उनको मजा आ गया। चलो, तो आगे है कि मगर बाद में महीनों वहां रहने पर ऐसा हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ वहाँ के साथ साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। देखो, ये पूरा कारण बताया कि गुलमर्ग में जो रहते हैं वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे क्यों घुल मिल जाते हैं, या उन्हें यहाँ मतलब अच्छा क्यों लगने लगता है। कि वहाँ का जो व्यक्ति है वो आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है, यानी उस वातावरण के साथ हमारा संबंध गहरा हो जाता है। वो अपने को सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है, यानी वो सपाट मैदान हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। कांपती तितलियां, देखो वहाँ पे मतलब आसम का इलाका है तो ठंड तो रहेगी, और ठंड में बर्फ गिरने की वजह से जो तितलियां है वो कांपती रहती है। बादलों, कांपती तितलियां उठते बादल हो, यानी बार बार वहाँ पे बारिश आ जाती हो, ऐसा वातावरण हो जाता है। और बर्फ में चमकती पहाड़ियाँ, देखो वहाँ का वातावरण बताया गया है, यानी ये जो है आसाम के इलाके में गुलमर्ग में क्या क्या है, तो ये जो मतलब जब बर्फ गिरने को होती है तो कांपती हुई तितलियाँ, और बर्फ गिरने की वजह से जो पहाड़ियाँ है वो चमकने लगती है। और ये सॉरी, हाँ बराबर, कांपती हुई तितलियाँ बादल हो, और ये जो बादल बादल आ जाते हैं तो वहाँ का वातावरण एकदम खुशनुमा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो वातावरण एकदम सुंदर लगने लगता है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, यानी दूसरी तरफ देखा जाए तो वो पूरा विस्तार जहाँ पे मतलब कई टूटे हुए हैं, उसे अपने में समाया सा लगता है। सौंदर्य सौंदर्य और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूल और सब कुछ, देखो वहाँ का ये वातावरण है। सूर्योदय यानी सुबह का जो टाइम होता है वो, सूर्यास्त यानी जो शाम का टाइम होता है वो, दोनों संध्याएं यानी सुबह और शाम का जो समय रहता है वो, घना कोहरा, पीली धूल, यानी काफी बार मतलब अगर बारिश नहीं होती है और शाम का टाइम होता है तो लोगों की आने जाने की आहट से या पशु पंक्षियों की वजह से जो धूल उठती है तो मतलब जो पीला सा वातावरण नजर आता है। सब कुछ इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है। देखो, ये सारी क्रियाएं क्यों हो रही है, क्योंकि गुलमर्ग का जो बड़ा खुला मैदान है वहाँ पे लोग चलते हैं, जानवर चलते हैं, तो इसकी वजह से ये जो धूल उठती है इसलिए। तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में आंखों में मुक्त होकर देखती रहती है, और फूलों में नए नए रंग उभर जाते हैं, वातावरण में नई नई कुंपलें फूट आती है। हर क्षण नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोटिकों के नीचे लोग बाहें फैला के घास पर बैठे रहते हैं। देखो, ये बादलों के पोटिकों के नीचे, यानी वहां पे बादल एकदम नजदीक हो ऐसा नजर आता है, और बाहें फैलाकर यानी बादलों के नीचे, यानी जहाँ पे बादल धुंधला हुआ सा होता है वहां के नीचे खुले मैदान में लोग मतलब हाथ फैलाकर सोए हुए होते हैं, घास पर लेटे हुए हुए होते हैं लॉन पे। दूर दूर तक सलोनिया की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आ रही है। देखो, यहाँ पे सलोनियों का कुछ मतलब हो रहा होगा, सलोनियों की पंक्तियां, इसका मतलब क्या होगा? मुझे भी exact याद नहीं है,
होता है। सलोनियों की पंक्तियाँ, एक मिनट मैं सोच रहा हूँ। दूर दूर तक सलोनियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। हाँ सॉरी, तो ये दूर दूर तक सलोनियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है, यानी वहाँ पे ये जो मतलब खुला मैदान होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जब घूमने आते हैं तो घोड़े वाले उनको घोड़े पे बिठा कर 1 या 2 चक्कर लगाने के पैसे लेते हैं। तो जो लाइन होती है, मतलब ये घोड़े लाइन से उसलोनिया, यानी जो मतलब पंक्तियों में घोड़े दौड़ते नजर आते हैं, यानी घोड़े को वो अपने साथ नहीं, मतलब एक बार या थोड़ा सा मतलब ऐसी तालीम दी जाती है कि थोड़े दूर तक उनको दौड़ाया जाता है, फिर घोड़े को अकेला छोड़ दिया जाता है। और वहाँ के इलाके में मतलब जितना मतलब तय किया हुआ है, घोड़े को मतलब तालीम दी गई है, वहाँ तक ही घोड़ा दौड़ता हुआ जाता है और वहाँ से घूमकर वापस चला जाता है। तो ये जो मतलब कतार होती है, सलोनिया होती है, इसका मतलब कि घोड़ों की जो लाइन होती है वो वहाँ से दौड़ती हुई नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। देखो, ये जो वातावरण था ये उस टाइम का था जब बारिश होने की तैयारी में थे, और कवि अपने हॉस्टल के रूम के विंडो के पास बैठे हुए थे। उसी टाइम सहसा यानी एकाएक प्रकाश में नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। यानी अभी तो बादल भी था और थोड़ा बहुत प्रकाश भी था, और छोटी छोटी बूंदे गिरनी स्टार्ट हो गई। और ऐसा हमने भी देखा है कि काफी बार थोड़ा बहुत मतलब थोड़ी बहुत धूप होती है और फिर भी बारिश शुरू हो जाती है, और उस टाइम में बूंदे है वो बहुत ही मतलब रंगीन नजर आती है और बहुत सुंदर वातावरण लगने लगता है। तो वैसे ही रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिरह जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूलों से, कुहासा मतलब एक प्रकार का फूल है, फूलों से बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। देखो, मैदान जो है वो सुरमई आभा ओढ़ लेता है, यानी धीरे धीरे वातावरण बादलों सा छा जाता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है। देखो, ये धुंध क्यों है? क्योंकि ये जो मैदान है वहाँ पे मतलब सब घूमने आते हैं, और ये घूमने आते हैं उन लोगों को घुमाने के लिए या आनंद देने के लिए वहाँ पे घोड़े वाले होते हैं, और घोड़ों के पैरों की वजह से वहाँ पे बहुत मतलब घोड़े दौड़ने लगते हैं तो धुंध उड़ने लगती है। इसलिए चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही थी, और बेबस होकर फैली पहाड़ियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी कोमल विस्तृत और निराल। देखो, बारिश होने की तैयारी थी तो बाकी सब जो वातावरण था वो यही मतलब जैसे ऐसा लग रहा हो कि वो बारिश का इंतजार कर रहा हो। जब चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप उधर उधर भटकने, भेड़ों और बकरियों के रेवड़े पगडंडियों पर टंग जाएंगे। देखो, भेड़ बकरिया के रेवड़े यानी उनके जो झुंड होता है, समूह होता है, वो पगडंडियों पर यानी भेड़ बकरिया के आने जाने की जगह, हर रोज की जगह से जो रास्ता बन जाता है, तो उनके वहां पर उनके पैरों के निशान पड़ जाते हैं। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। यानी ऐसे वातावरण में दिन रात की प्रतीक्षा कर रहा हो, यानी कब रात हो ऐसे वो राह देख रहा हो, ऐसा महसूस होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। यानी कभी ने महसूस किया है कि दिन में ये वातावरण जो है, कि मैदान में जो इतनी मतलब हलचल है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, पशु पंछी है या फिर घोड़े है, ये भेड़ बकरियां जो इधर से उधर घूमती रहती है, वो सारा वातावरण एकदम खामोश हो जाता है। गुलमर्ग की एक रात मुझे अब भी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे, और मुझे बरसती घटा में मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। देखो, गुलमर्ग में एक रात क्या हुआ है, होटल में मैं होटल की खिड़की के पास खड़ा था। दूर ही दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। यानी
दूर से उन्हें नजर आता है कि एक बारिश का मौसम मतलब बारिश उनकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, यानी मैं इंतजार कर रहा था वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। यानी कवि ये चाहते थे कि वो बारिश यहाँ तक आ जाए और मुझे उसमें भिगो दे। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। यानी जब बारिश चालू होती है और उस पे हम भीगते हैं तो ऐसा वातावरण में भीगने का मजा कवि ने बहुत ही कम लिया है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए। तो वो यानी बारिश ऊपर से गिरती है तो व्यक्ति को छोटा कर देती है, यानी वो उसे भिगो देती है। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर एक संकेत मेरे सामने था। यानी इस बार जो बारिश आ रही थी वो बिल्कुल हमारे तरफ ही आ रही थी और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की से खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं। यानी उस टाइम कवि को भी भीगने का आनंद लेना था, तो वो भी बारिश को आमंत्रण दे रहे थे और बोल रहे थे कि आजा आजा मुझे भिगो दे, यानी मैं खड़ा हूँ, उससे कमजोर नहीं हूँ। यानी जब बारिश आ जाती है तो आदमी छोटा हो जाता है, छोटा यानी उसका कद वही रहता है, पर अपने शरीर को जैसे छोटा कर रहा हो, चाहे वो छाते के नीचे हो या ऐसे ही हो, और अपने शरीर को वो ठुकराता है या फिर मतलब जैसे वो अपने शरीर को बाहर को छोटा करने का प्रयत्न करता है, यानी ज्यादा ना बिक पाए। यानी उस टाइम कभी ऐसा अपने शरीर को छोटा नहीं कर रहे थे और ये बारिश को अपने और आमंत्रित कर रहे थे। तो अगर आप ये जो मतलब ये अपने को छोटा करना है, वो अगर आप बारिश में गए होंगे तो सीख रहे होंगे तो पता होगा कि हम अपने आपके शरीर को छोटा होने आए या फिर छोटा कैसे करने का प्रयत्न करते हैं। वो मतलब प्रत्येक अनुभव से ही आपको पता चल सकता है। हवा तेज थी, हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि देखो हवा तो तेज थी पर बारिश जल्दी जल्दी नहीं आ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, यानी पवन या तेज हवा तो चली रही थी, बार बार जो उसकी गरज होती थी, यानी ये जो अ, बारिश का जो गर्जना होती है वो बार बार हो रही थी। इससे धरती और आकाश की सीमाएं कांप जाती है। देखो ये जोर जोर से मतलब बारिश की आवाजें होती है तो मानो आकाश से सारी चीजें कांप कांप रही हो। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली आंधी थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता है। देखो हर चीज को नंगा कर जाना, यानी देखो जब बारिश का मौसम हो जाता है, रात का समय होता है, तो हमें मतलब अंधेरा छा जाता है और बिजली एकदम जोर से आ जाती है या झटक से आती है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है और इसके प्रकाश में हम मतलब अ, हमारी आंखें आती है या क्या कहते हैं उसे, आंखें आंखों में प्रकाश पड़ जाता है तो धुंधली हो जाती है। तो वो सब हमें दिखने लगा, मतलब वो उनके बिजली के प्रकाश से सब कुछ दिखने लगता है। फिर सब कुछ अंदर मतलब अंतर ध्यान हो जाता है या बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ये बिजली जो है वो बार बार आती है और चली जाती है तो सब कुछ दिखता है, मतलब सब कुछ दिखने लगता है तो नंगा हो जाता है और फिर एकदम छूमंतर हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता है। यानी जैसे बिजली होती है रात को तो सामने के पेड़ हो या मैदान हो देख लेता है, एक क्षण के लिए हम सब कुछ देखने लगते हैं और दूसरे ही क्षण वो गायब हो जाता है। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजली का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। यानी कभी खुश थे कि थोड़ी देर में ये बारिश मेरे तक पहुंचेगी और मैं उसमें भीग जाऊंगा, नहाने का आनंद ले लूंगा। मैं बाहर फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के तैयार था। यानी कवि जो है वो ऐसे वातावरण में भीगने के लिए बिल्कुल ही तैयार थे। मगर अचानक हवा रुक गई। देखो उसी टाइम ये हवा का जो जोर था वो रुक गया। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ था वहाँ ठिठक गया। यानी जो हवा थी वो जहाँ वैसे थी वैसे वहीं पे ही रुकने लगी और दूरी दूरी पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। देखो कटे पक्षी की तरह, यानी अगर कोई पंछी उड़ रहा हो स्पीड से और एक क्षण के लिए मतलब वो अपनी पंख बंद कर दे या पतंग जैसे कट जाता है तो जैसे मतलब वो वैसा ही वैसा हिलता रहता है वहां पर, वैसे ही वो धीरे धीरे हवा वहां पर ही रुकने लगी। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के
रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। देखो, बिजली की चार और हवा के रुक जाने से कवि को कैसे नीचे आना पड़ा, क्योंकि कवि ने इस हवा में अब आते हुए तूफान में और तूफान के साथ आते हुए बारिश में नहाने का बहुत बड़ा आनंद का स्वप्न देख लिया था। और अचानक ये बारिश रुक गई, हवा रुक गई, तो उनका जो सपना था नहाने का वो टूट जाता है और वो धीरे धीरे उसमें आसमान से नीचे आ रहे हो ऐसा उन्हें महसूस हो रहा। तूफान का जोर उत्तम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, यानी तूफान बंद हो गया और मेरा भी जोश था वो धीरे धीरे कम होने लगा। मैं उसके बराबर का कभी न हो सका। यानी बारिश में सब छोटे हो जाते हैं, पर कवि ने इस बार बाहें फैलाकर बारिश को बुलाया, स्वागत किया, पर बारिश उन तक पहुंची नहीं। यानी बारिश हमेशा बड़ी रही और जो दिखता है वो हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ पर कवि बारिश के बराबर के नहीं हो पाए। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन के दो एक बार ही आते हैं, यानी ऐसे क्षण जिंदगी में एक दो बार ही हमें देखने को मिलते हैं। गुल्मर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। यानी अगर आप गुलमर्ग में रहते हैं तो ऐसे मौसम बार बार देखने को मिलते हैं। कभी तो मुदत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई, यानी इसलिए तो बहुत दिनों तक या बहुत टाइम वहाँ पर रहने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति कोई को फिर खींच कर वहाँ ले जाता है। यानी ये इसीलिए ऐसे वातावरण के कारण ही बार बार इंसान को वहाँ जाने का भी हो जाता है। वरना वहाँ है क्या, नहीं तो मतलब इसके बाद वहाँ पे है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए? क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे चैप्टर क्लोज कर दिया है। चलो, ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और स्वाध्याय है वो नोटबुक में लिख देंगे। और टाइम ओवर हो गया है तो मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेफ्ट लेक्चर में मुझे बता देना। बाय।